टोनी चिड़िया ने अपने दोस्तों से दूर होने का फैसला कर लिया था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और वो कोई काम नहीं करती थी। ये कहकर उसके दोस्तों ने उसका अपमान किया था। टोनी चिड़िया रोते हुए अपने मन ही मन कहती है, मैं अकेली हूँ और मेरे माता पिता भी नहीं है। मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, पर मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है। मैंने तो सबको अपना समझा, पर मेरा कोई साथ नहीं दिया। यूं ही उड़ते हुए वो काफ़ी दूर चली गई। काफ़ी दूर आने के बाद टोनी चिड़िया एक पेड़ पर बैठती है। उसने सोच लिया था कि वो वहीं पर अपना घोंसला बनाएगी। तभी टोनी को कहीं से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ। टोनी ने जब चारों ओर देखा तो उसे दिखाई दिया कि एक कबूतर जख्मी हालत में ज़मीन पर पड़ा चिल्ला रहा है। टोनी तुरंत मदद के लिए उसके पास गई। अरे आपको इतनी चोट कैसे लगी? वो वहाँ मेरा घर है, मुझे वहाँ ले चलो। फिर टोनी चिड़िया उसे उसके घर ले गई। यहाँ तक मुझे छोड़ने का तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया, तुमने मेरी बहुत मदद की हो। एक मदद और कर दो, वो वहाँ दवाइयाँ रखी है, उसे मेरे जख्मों पर लगा दो। फिर टोनी चिड़िया उसके जख्मों पर दवाइयाँ लगाई। टोनी ने उसकी बहुत मदद की और कुछ दिन बाद कबूतर एकदम स्वस्थ हो जाता है। मुझे आपने अपने घर में आसरा देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। वैसे तो मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए, तुमने मेरी जान बचाई और मेरी इतनी सेवा की। वैसे तुम रहती कहाँ हो? तभी टोनी के आंखों से आंसू छलक पड़े। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मेरे सारे दोस्त धनवान हैं। मैं ठहरी एक गरीब चिड़िया, शायद सब इसीलिए मेरा साथ छोड़ दिए। तब से मैंने ये सोच लिया, ये सब मेरे दोस्त नहीं हो सकते। इस तरह टोनी चिड़िया कबूतर को सारी बात बताई। तुम चिंता मत करो, ईश्वर सब ठीक कर देगा। वैसे तुम्हें ये जख्म कैसे लगे? तुम्हें हुआ क्या था? अरे वो उस दिन कुछ पक्षी के साथ मेरी खाने के लिए लड़ाई हो गई थी। अच्छा, आप बुरा न माने तो मैं आपको एक बात कहूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? आपके पास इतनी जमीन है तो आप इस पर खेती क्यों नहीं करते? हाँ, तुम्हारा सुझाव तो अच्छा है। अच्छा, तो मैं अब चलती हूँ। वैसे तुम कहाँ जाओगी? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें कुछ ज़मीन का टुकड़ा दे देता हूँ, तुम उस पर खेती करना और यहीं पे घर बना के रहना। फिर कबूतर अपना एक ज़मीन का टुकड़ा टोनी चिड़िया को दे देता है और टोनी चिड़िया उस पर खेती करके अपना घर वहीं पर बना के खुशी खुशी रहने लगती है। बड़ा तरबूज दे, मेरे बेटे को बड़ा तरबूज बहुत पसंद है। गौरी कभी तोते के दुकान से तरबूज लेकर जाने ही वाली थी कि वहाँ चिड़िया आ जाती है। चिड़िया, क्या लेने आई हो? गौरी बहन, मैं भी तरबूज ही लेने आई थी। कुकू कई दिनों से तरबूज खाने की जिद कर रहा है। फिर चिड़िया तरबूज पसंद कर लेती है। चिड़िया, तुम्हारी तरबूज तो बहुत अच्छी है, तुम ये मुझे दे दो और मेरे वाला तुम ले लो। नहीं, आप अपना ही ले, मुझे ये अच्छा लगा है। गौरी, तुम हर छोटी से छोटी बात पर लड़ाई कर लेती हो। अपना तरबूज लो और जाओ यहाँ से। मैं लूँगी तो यही तरबूज जो चिड़िया ने पसंद किया है। अच्छा ठीक है मिठू, आप मेरा तरबूज गौरी को दे दे और गौरी वाला तरबूज मुझे दे दे। फिर चिड़िया गौरी वाला तरबूज लेकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा, इतना बड़ा तरबूज, आज तो मुझे तरबूज खाने का मजा ही आ जाएगा। मैं अपने बेटे को तरबूज काट कर खाने को दूंगी। फिर चिड़िया एक चाकू लेती है और तरबूज को काटती है। चिड़िया जैसे ही उस तरबूज को काटती है, उस तरबूज में से एक सुंदर सी परी बाहर निकलती है, जिसे देखकर कुक्कू और टोनी चिड़िया हैरान हो जाती है। आप कौन हैं और इस तरबूज में कैसे? आप परी हो? मैंने किताबों में देखा है, परियां आप जैसी ही होती है। हाँ, मैं परी हूँ।
मेरा नाम उजाला है। मुझे एक जादूगरनी ने इस तरबूज में कैद कर दिया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस तरबूज से आज़ाद किया। अच्छा ही हुआ जो गौरी ने मेरे तरबूज से अपना तरबूज बदल लिया। अगर आप गौरी के घर चली जाती तो पता नहीं वो आपके साथ क्या करती। आपने मेरी मदद की, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ? हमारे पास सब कुछ है, बस आप खुश रहो। सुंदर परी, मुझे अपना पुराना घर अच्छा नहीं लगता। क्या आप हमारे लिए एक सुंदर सा घर बनाकर दे सकती हो? वो सुंदर सी परी हंसने लग जाती है। ये तो छोटा सा काम है। फिर परी अपने जादू की छड़ी से कुक्कू के घर को एक सुंदर से घर में बदल देती है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। क्या ये मेरा घर है? हाँ, ये आपका ही घर है। अब मुझे जाना होगा। मेरी मम्मा बहुत मुसीबत में है। क्या हुआ सुंदर परी? आपकी मम्मा कहाँ है? फिर परी रोने लग जाती है। पहाड़ों के उस पार जादूगरनी ने मुझे तरबूज में बंद कर दिया और मेरी मम्मा को पत्थर का बना दिया। मैं आपकी मदद करूँगा। सुंदर परी, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? आप बहुत अच्छे हो। मुझे आपसे दोस्ती करके बहुत खुशी होगी। लेकिन जब तक कोई काले कौवे का आंसू मेरी मम्मा पर नहीं गिरेगा, मेरी मम्मा अपनी असली रूप में नहीं आएगी। कौवे का आंसू, कौवा और कौवी तो मेरे पड़ोस में ही रहते हैं। वो है तो बहुत लालची, मगर वो मान जाएंगे। मम्मा चले हम सुंदर परी को लेकर कालू अंकल के घर जाते हैं। फिर वे सब कालू कौवे के घर जाते हैं। उजाला परी को देखकर गौरी और कालू डर जाते हैं। ये कौन है? चिड़िया, तुम्हारे साथ कौन है? बचाओ बचाओ, ये तो मुझे कोई परी लग रही है। डरे ना कालू गौरी, ये परी अच्छी है। गौरी आंटी, ये परी हमारे तरबूज से निकली है और इसका नाम उजाला है। और उजाला ने हमें एक बड़ा और सुंदर सा घर भी दिया। मुझे आपकी मदद चाहिए और इन्होंने मुझे आपके पास ले आए। चिड़िया, क्या वो तरबूज? वो तो पहले मैंने लिया था। उजाला परी, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी, मगर तुम मुझे क्या दोगी? हमें भी कुछ दो, तभी हम आपकी मदद करेंगे। उजाला की माँ को जादूगरी ने पत्थर की बना दिया है और वो तभी ठीक हो पाएगी जब किसी कौवे का आंसू उस पर गिरेगा। ये तो बहुत आसान है। मैं इतना आंसू निकालूंगी कि मिनटों में ठीक कर दूंगी। इसके लिए हमें पहाड़ों के उस पार जाना होगा। इतना लंबा सफ़र करनी होगी। मुझे तो भूख बहुत लग रही है। परी, अगर आपके पास कुछ खाने को हो तो दे, फिर चलते हैं। फिर परी अपने जादू से ढेर सारा भोजन ला देती है, जिसे देखकर गौरी और कालू तो पागल हो जाते हैं। वे भोजन खाने लगते हैं। चिड़िया, क्या परी मुझे भी नया घर बना देगी? आप चले तो। फिर वे सब वहाँ से चले जाते हैं। जल्द ही वे सब पहाड़ों के उस पार पहुँच जाते हैं। फूलों के पास उजाला परी की मम्मा थी, पर वो बोल नहीं सकती थी क्योंकि वो पत्थर की बनी हुई थी। कालू, चलो जल्दी से अपना आंसू उजाला की मम्मा के ऊपर गिरा दो। जल्दी करे, कहीं वे जादूगरनी फिर से न आ जाए। फिर कालू कौवा बहुत कोशिश करता है, पर उसे रोना ही नहीं आता। गौरी, तुम ट्राई करो, मुझे तो रोना ही नहीं आ रहा है। कालू, मैं मारती हूँ तुम्हें, फिर तो रोना आएगा तुम्हें। नाना गौरी, ऐसा ना करना। गौरी और कालू बहुत कोशिश करते हैं, मगर उन्हें रोना नहीं आता। फिर चिड़िया गौरी कौवी से कहती है, गौरी, भूरा कौवा जिसे छोड़कर तुमने कालू से शादी कर ली थी, अब वो जंगल का सबसे अमीर कौवा है। उसके पास अब अपना आमों का बाग है। ये सुनकर गौरी जोर जोर से रोने लग जाती है। हाय रे मेरी किस्मत, कालू, कभी तुमने मुझे पेट भर के भोजन भी नहीं दिया और मैंने भूरे कौवे को छोड़कर तुमसे शादी कर ली। जैसे ही गौरी के आंसू उजाला की मम्मा पर गिरती है, उसकी मम्मा कैद से आज़ाद हो जाती है।
जिसे देखकर उजाला बहुत खुश होती है। मेरी उजाला, मेरी बेटी ने मुझे बचा लिया। हाँ मम्मा, ये मेरे नए दोस्त हैं। अगर ये मेरी मदद न करते तो मैं ऐसा न कर पाती। उजाला परी जी, आप हमें भी सुंदर सा बड़ा घर बना दे। आप घर जाकर देखें, आपका घर बन चुका है। फिर ऐसे उजाला परी अपनी मम्मा के साथ अपने घर चली जाती है और चिड़िया और कौवे भी अपने घर चले जाते हैं। कुंतल वन के घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अकेली रहा करती थी। वो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालती थी। उसके घर में कोई व्यक्ति न होने के कारण उसे अकेलापन खाया जा रहा था, पर वो बाहर की दुनिया देखकर खुश रहने की कोशिश करती थी। फिर एक दिन टुनटुनी अपने काम पर से घर लौट रही थी। तभी उसे एक सेबों का बगीचा दिखाई दिया। टुनटुनी को सेब देखकर खाने की बहुत इच्छा हुई, लेकिन टुनटुनी के पास पैसे न होने के कारण वो बस खड़ी होकर देख रही थी। तभी वहाँ पर खेत का मालिक भूरा कौवा आ जाता है। अरे कौन हो तुम, और मेरे सेब के पेड़ को ऐसे क्यों देख रही हो? सेठ जी, क्या मुझे एक सेब खाने को मिलेगा? क्या तुम्हें ये कोई धर्मशाला नजर आ रहा है? चलो यहाँ से निकलो, एक भी सेब नहीं मिलेगा तुम्हें। नहीं सेठ जी, मैं तो बस पूछ रही थी। हाँ, नहीं मिलेगा तुम्हें, चलो जाओ यहाँ से। टुनटुनी बड़े दुखी मन से वहाँ से चली जाती है और सोचती है, पता नहीं क्या जमाना आ गया है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। अब तो किसी में दया भावना भी नहीं बची है। टुनटुनी यही सोचते सोचते अपने घर जा रही थी। तभी उसे एक बंटी कबूतर सेब बेचता दिखाई दिया। बंटी कबूतर ने टुनटुनी को आवाज़ दी, बेटी सुनो बेटी। बाबा, क्या आपने मुझे पुकारा? बेटी, क्या ये सेब की टोकरी मेरे सर पर रख दोगी? बाबा, अभी आप इतने सेब कैसे उठाएंगे? अभी तो आपकी बिक्री भी नहीं हुई, फिर भी आप घर जा रहे हो। बेटी, अब मेरी उम्र हो गई है, पहले जैसा काम अब मुझसे नहीं होता और रात होने से पहले घर चला जाता हूँ तो सही रहता है। ठीक है बाबा, मैं आपको आपके घर छोड़ देती हूँ। ऐसा कहकर टुनटुनी टोकरी उठाकर चलने लगी। तभी उसके मन में एक विचार आता है और वो रास्ते में आवाज़ देने लगी, सेब ले लो सेब, ताजे ताजे सेब, रसीले रसीले सेब, ले लो सेब, ले लो सेब। उसकी आवाज़ सुनकर 2-3 पक्षी उसे सेब खरीद लेते हैं। ये देखकर बंटी कबूतर टुनटुनी से खुश हो गया और उसे घर ले गया। घर जाते ही टुनटुनी ने सेब की टोकरी नीचे रख दी और बंटी कबूतर से कहा, बाबा, अब मैं चलती हूँ। ठीक है टुनटुनी, ये लो 4 सेब और इन्हें जाते हुए ही खा लेना। धन्यवाद बाबा। ऐसा कहकर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। घर आकर टुनटुनी 4 सेब में से 2 सेब खा लेती है और उनके बीज अपने पास रख लेती है और फिर सुबह उठकर वो 2 सेब बची हुई और खा लेती है। टुनटुनी को वो सेब इतने अच्छे लगते हैं कि वो सोचती है, अगर मैं इन बीजों को अपने बगीचे में लगा दूँ तो मेरे बगीचे में भी ऐसे सेब आएंगे। ऐसा सोचकर टुनटुनी अपने बगीचे में सेब के बीज लगा देती है। कुछ ही दिनों में छोटे छोटे पौधे बाहर आ जाते हैं। पौधे को देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है। टुनटुनी बहुत ही अच्छी तरह से उन पौधों की देखभाल करती थी। वे पौधे कुछ ही दिनों में एक बड़े पेड़ बन गए थे। टुनटुनी ये देखकर बहुत खुश हो गई। टुनटुनी हर रोज़ की तरह सारे काम खत्म करके सो जाती है। फिर जब अगले दिन टुनटुनी सुबह सुबह उठकर देखती है तो उसके सारे पेड़ों पर सेब लगे हुए थे। ये देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है।
अरे मैं सपना तो नहीं देख रही ना, एक ही दिन में इतने सारे सेब कैसे लग गए। इतना कहकर टुनटुनी एक सेब तोड़कर खाती है तो उसे वो सेब बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। जैसे ही टुनटुनी एक सेब तोड़ती उसी जगह पर और सेब लग जाते थे। टुनटुनी उन सब सेबों को बेचने का विचार करती है। फिर अगले दिन टुनटुनी बहुत सारे सेब तोड़कर उसे बाज़ार में बेचने चली जाती है। टुनटुनी के सेब बहुत स्वादिष्ट और मीठे होने के कारण बहुत जल्दी बिक जाते। यूं ही काफ़ी दिनों तक टुनटुनी सेब बेचती रही। उन्हीं सेबों को बेचकर टुनटुनी के पास बहुत सारे पैसे आ चुके थे, जिससे वो अपना एक अच्छा सा घर बनाती है। टुनटुनी की इतनी तरक्की देखकर भूरा कौवा उससे बहुत जलता है। ये टुनटुनी के पास ऐसा कौन सा सेब का बीज हाथ लग गया है जिससे वो इतना सेब बेचती है। हाँ, मैं ऐसा करता हूँ, उसके सेबों को तोड़कर बाजार में बेचूंगा, जिससे मैं भी बहुत अमीर बन जाऊंगा। फिर भूरा कौवा टुनटुनी के बगीचे से सेब को तोड़कर बेचने लगता है। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत गए। एक दिन जब टुनटुनी अपने आंगन में बैठी हुई थी तो उसे भूरा कौवा उसकी बगीचे की ओर जाते हुए दिखाई देता है। अरे ये भूरा कौवा मेरी बगीचे की ओर क्या करने जा रहा है। फिर टुनटुनी भूरे कौवा का पीछा करती है और वो देखती है कि भूरा कौवा दिन दहाड़े टुनटुनी के बगीचे से सेबों की चोरी कर रहा है। तभी वो जंगल के सरपंच उल्लू को बुलाकर लाती है और भूरा को रंगे हाथ पकड़ लेती है। भूरा, ये तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सरपंच जी, आप यहाँ? मैं तो बस ऐसे ही यहाँ टहलने आया था। शोर सुनकर जंगल में रहने वाले 2-4 पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं। मुझे माफ़ कर देना टुनटुनी, मैं पैसों की लालच में अंधा हो गया था। कोई बात नहीं भूरा, गलती अक्सर पक्षियों से ही होती है। भूरा भाई, मैं आपको एक काम देती हूँ, अगर आपने उसे पूरा कर लिया तो मैं आपको माफ़ कर दूँगी। बताओ टुनटुनी, मैं ज़रूर करूँगा। अच्छा तो आप लाइक और सब्सक्राइब के लिए बोले। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल टोनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको ऐसे ही तरक्की भरती कहानी देखने को मिले। धन्यवाद टुनटुनी, अब तूने मुझे माफ़ कर दिया ना? हाँ भूरे कौवे, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। कालू कौवे ने अपनी दुकान अच्छे से सजा रखी थी, क्योंकि जंगल में होली का त्यौहार जो आने वाला था। उसने हरा, लाल और पीला ढेर सारे रंग थाल में सजा कर रखे हुए थे और कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी कौवी दुकान में बैठे ग्राहकों का इंतज़ार कर रहे थे। कालू, वो लाल रंग में केमिकल अच्छे से मिला दिया है ना? हाँ गौरी, मैंने रंग गाढ़ा करने वाला केमिकल लाल रंग में अच्छे से मिला दिया है। कालू जी, यही तो समय होता है, पूरे सालों का मुनाफा इसी 2-4 दिन में इकट्ठा करना है हमें। और हाँ, लाल रंग थोड़ा सस्ता करके देना और पिचकारी डबल करके बेचना, क्योंकि इस बार जंगल में कोई और दुकान तो है ही नहीं, सब पक्षी हमारे पास ही आएंगे। गौरी बहन, 50 रुपए में जितने भी रंग आएंगे सब के सब मुझे थोड़े थोड़े दे दे। कालू, इसे वो लाल वाला रंग ही बेचते हैं। कबूतर जी, दाम ज़्यादा है सभी रंगों के, ये जो लाल वाला रंग है इसका दाम थोड़ा कम है, यही ले जाओ, 50 में तो यही मिल सकता है। अच्छा तो यही दे दो, और एक पिचकारी भी, वो कितने की है? वो भी 50 में ही मिलेगी। कालू गौरी, कुछ तो शर्म करो, 20 रुपये की चीज़ है, तुम 30 में दे दो। मरना नहीं है तुम्हें जो 50 में सेल कर रहे हो। गंदी आंखों वाले कबूतर, हम काहे की शर्म करें, हम मालिक है इस दुकान के, चलो भागो यहाँ से। 12 आया हमें भाषण देने वाला, हमें तुम्हें नहीं बेचना।
ना रंग और न ही पिचकारी। लेकिन कबूतर को तो पिचकारी और रंग लेकर ही जाना था, क्योंकि उसने वादा किया था अपनी बेटी से। और फिर कबूतर गौरी कवि से कहता है, नहीं नहीं बहन जी, आप तो गुस्सा ही कर गई। आपका माल है, जैसी जी चाहे बेचो। हम कौन होते हैं बोलने वाले। वो तो बस ऐसे ही मेरे मुंह से बात निकल गई। ये लो 50 का रंग और 50 रुपये और दो पिचकारी के। और हाँ, अपना मुंह सोच समझकर खोला करो। गौरी कहते हैं मुझे गौरी। मालकिन हूँ मैं इस जंगल के इकलौते इस दुकान की। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। मम्मा, क्या मुझे इस बार भी रंग और पिचकारी नहीं मिलेंगे? क्यों नहीं मेरे बेटे? इस बार तो मैंने पहले से ही कुछ पैसे जमा किए हुए हैं। मैं कल ही दिलाऊंगी ढेर सारे रंग, जो जो मेरा बेटा कहेगा। मम्मा मम्मा, मैं मिठाई भी लूँगा। मुझे पता है मिठाई मेरे बेटे को कुछ ज़्यादा ही पसंद है। फिर रात हो जाती है और वे दोनों माँ बेटे बातें करते करते सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह टोनी चिड़िया और कुक्कू गौरी और कालू के दुकान की ओर जाते हैं। आज तो टोनी चिड़िया भी रंग खरीदेगी। क्यों नहीं गौरी बहन, होली है और होली पर तो हर कोई रंग से खेलते हैं। कुछ रुपए भी है पास, या ऐसे ही आ गई हो तुम? मेरे पास पूरे 50 रुपए हैं। ये लो और मुझे सब रंग और पिचकारी भी दे दो। चिड़िया ऐसे बोल ही रही थी कि कबूतर तोते को लेकर अपने साथ आता है। जालिमो, तुमने क्या मिला रखा है इस लाल रंग में? मेरी बेटी के तो पूरे पंख ही सूज गए हैं और पिचकारी भी खराब दे दी। कल बाली भूल गए हो क्या? चलो दफा हो जाओ यहाँ से। हमारे ग्राहक खराब न करो। धंधे का टाइम है हमारा। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। मुंह तो हम भी नहीं लगना चाहते, मगर तुमने सब सामान 2 नंबर का रखा हुआ है और दाम भी दुगने ले रहे हो। बेहतर यही है तुम कबूतर के रुपए वापस कर दो, नहीं तो क्या कर लोगे तुम? ठहरो, इन्हें मैं देखती हूँ। मेरे 7 भाई हैं, अगर बुला लिया न तो उड़ने की जगह भी नहीं मिलेगी तुम्हें। जो करना है कर लो, हम नहीं देते पैसे वापस। चिड़िया, इन्होंने हमसे धोखा किया है। अब हम इनके दुकान से कुछ भी नहीं खरीदेंगे। मैं भी सब पक्षियों को बता देता हूँ। कुक्कू बेटा, हम दूसरे जंगल से ले आएंगे, रंग भी और पिचकारी भी। ये तो बहुत बड़े फ्रॉड है। अब तुम बैठकर मारोगे मक्खी और कोई भी ग्राहक तुम्हारे दुकान पर नहीं आएगा, क्योंकि आज से मैंने भी होली की सामान की दुकान खोल ली है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। चलो कुक्कू, हम तोते से ही सब ले लेते हैं। और फिर वे सब वहाँ से चले जाते हैं। इस कबूतर के बच्चे ने तो सारा काम ही खराब कर दिया। कुछ ज़्यादा ही शोर मचाने लगा था। गौरी, तुमने भी तो रंग थोड़े और केमिकल ज़्यादा मिला दिए थे। पक्षियों के पंख सूझते नहीं तो क्या होता? ये लो चिड़िया, 50 रुपए में सारे रंग और अच्छी वाली पिचकारी भी। मेरी अच्छी मम्मा, मेरी अच्छी मम्मा, मेरी पहली बार आज रंगों से खेलूंगा और होली मनाऊंगा। तोते भैया, आपने ये अच्छा किया जो खुद ही दुकान खोल ली, नहीं तो गौरी और कालू सब पक्षियों को तो लूट रहे थे। और टोनी चिड़िया और कुक्कू दुकान से निकल ही रहे थे कि थोड़ी ही दूर उन्हें 2 गरीब पक्षी मिल जाते हैं। कुक्कू, हमें भी होली मनाना है, हमें भी दो ना थोड़े रंग। लेकिन चिड़िया चुप रहती है और कुक्कू ने भी पहली बार रंग और पिचकारी ली थी और वो उन्हें कुछ रंग देना चाहता था, पर वह उन्हें रंग दिए बिना ही वहाँ से चला जाता है और वे अपने घर पहुँच जाते हैं। मम्मा, वे बच्चे कौन थे? कुक्कू बेटा, वे एक गरीब लकड़हारे के बच्चे थे। उनके मम्मा पापा नहीं हैं, बहुत गरीब है वे बेचारे। मम्मा, वो मुझसे रंग मांग रहे थे, लेकिन मैंने खुदगर्जी की और उनकी बात तक नहीं सुनी। कुक्कू बेटा, मैं तुम्हें कहना तो चाहती थी,
कि उन्हें भी कुछ रंग दे दो, पर मैं चुप रही। मम्मा, मैं जा रहा हूँ, उनके साथ ही खेलूँगा होली। उनकी बातें मेरे कानों में गूंज रही है। कुक्कू बेटा, एक अच्छे पक्षी की यही पहचान होती है कि अगर उनसे कोई गलती भी हो जाए तो वे अपनी गलती पर शर्मिंदा होते हैं। जाओ और खेलो उन गरीब बच्चों के साथ। और फिर कुक्कू अपने रंग और पिचकारी लेकर उन बच्चों के पास चला जाता है। अब हम सब मिलकर खेलेंगे। चलो हम नदी पर चलते हैं, वहाँ से रंग में पानी मिलाकर सब एक साथ खेलेंगे। उधर गौरी और कालू तो सुबह से बैठे हुए थे, लेकिन कोई भी ग्राहक उनकी दुकान पर नहीं जा रहा था, क्योंकि कबूतर ने सब पक्षियों को बता दिया था कि कौवे का रंग केमिकल वाला है। कालू, अगर होली के दिन गुजर गए तो हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे ये रंग और पिचकारी। सब ग्राहक तो मोटे चोंच वाले तोते के पास जा रहे हैं और हम मक्खियाँ मार रहे हैं। गौरी, मैं ऐसे हार नहीं मानने वाला। मैं देखता हूँ मेरे सिवा कौन इस जंगल में दुकान लगाता है। ये हुई ना बात, कब से मैं इंतज़ार कर रही थी इस बात का। यही सुनना चाहती थी मैं अपने सुंदर पति से। पक्षियों, तुम परेशान क्यों हो? अगर पैसे नहीं हैं तो बाद में दे देना। ले जाओ रंग और होली मना लो अपने बच्चों के साथ। सब पक्षी तोते के इस बर्ताव से बहुत खुश थे। फिर रात हो जाती है, सब पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। तोता भी अपनी दुकान बंद करके अपने घोंसले में चला जाता है। कालू, रात हो गई है। अगर आज कुछ ना किया तो सारे पक्षी हमें हमेशा जलाते रहेंगे। जलाऊंगा तो मैं इस तोते की दुकान को। बहुत बहादुर हो तुम, इस जंगल में कोई दूसरा नहीं तुम्हारे जैसा। चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। मुझे भी देखना है तोते की दुकान को आग में जलते हुए। वे दोनों तोते की दुकान की तरफ चल देते हैं और वे एक पेड़ के पीछे छिपकर देखते हैं। वहाँ तो कोई भी ना था। और फिर कालू आग लेकर तोते के दुकान की ओर बढ़ता है। गौरी कालू के पीछे पीछे ही थी और जैसे ही कालू आग तोते की दुकान की ओर फेंकता है, वैसे ही जोर का धमाका होता है। लेकिन कौवा ये कहाँ जानता था कि तोता दिवाली के लिए पटाखे भी लाकर रखे हुए था। और पटाखे तो ऐसे फटते हैं कि गौरी और कालू को भागने का मौका ही नहीं मिलता और वे वहीं जलकर मर जाते हैं। गौरी कौवे आज बेसब्री से अपने पति कालू कौवे का इंतजार कर रही थी। कालू कौवा भी घर आ जाता है। पति जी, आज मैंने 2 अंडे दिए हैं। खुशी खुशी गौरी कौवे अपने पति कालू कौवे को बताती है, मगर कालू कौवा खुश होने के बजाय गुस्से में आ जाता है। इतना नहीं कमाता मैं जो तुम्हारे इन बच्चों को पाल सकूं। मुझे आज़ादी पसंद है। मैं इन बच्चे के खातिर खुद को घोंसले में कैद नहीं कर सकता। आप कैसे बाप हैं जो अपने आने वाले बच्चों के लिए ऐसी बात कर रहे हैं? तुम ये अंडे अपनी बहन को दे आओ। मुझे नहीं चाहिए अपने घोंसले में ये बच्चे। छोटा सा घोंसला है, इनमें मैं रहूंगा, तुम रहोगी या ये बच्चे रहेंगे। गौरी कौवी चुप हो जाती है। दिन गुजरते गए। गौरी दिन रात अपने अंडों की देखभाल करती थी और थोड़ा सा समय निकालकर अपने लिए भोजन भी ले आती। और फिर एक दिन उसके अंडों से 2 बच्चे निकलते हैं। दोनों बच्चे अपनी माँ की तरह काले और सुंदर थे। रात को जब कालू कौवा अपने घर आता है तो गौरी उससे कहती है, बच्चे निकल आए हैं कालू, हमारे अंडे से निकल आए हैं। 2-4 दिन मैं भोजन लेने नहीं जाऊंगी, बच्चे अभी छोटे हैं। क्या? तो फिर मैं जाऊंगा भोजन लाने तुम्हारे लिए और इन बच्चों के लिए। 2-4 दिन की तो बात है, फिर मैं लाया करूंगी। जब बच्चे थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो मैं सारे काम खुद कर लूंगी। इन बच्चों को उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें पहले ही बताया था, मुझसे नहीं होगा ये सब।
कालू दया करो मुझ पर, नहीं तो इन मासूम बच्चों पर दया करो। जब बूढ़े हो जाओगे तो यही बच्चे मेरी और आपकी सेवा करेंगे। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आज की रात गुजारो और सुबह चली जाना यहाँ से। फिर अगली सुबह कालू कौवा अपनी पत्नी और बच्चों को घोंसले से निकाल देता है। गौरी कौवी अपने बच्चों को लिए एक अनजान मंजिल की ओर जा रही थी। वो अपनी माँ वाले जंगल में जाती है। एक सूखे पेड़ पर लावारिस पर एक घोंसले में जाकर बैठ जाती है। बच्चों को वहां बैठाकर गौरी कौवी उनके लिए दाना लेने चली जाती है। कालू कौवा अपना भोजन खाता और नदी पर सो जाता। सारा दिन सोया रहता। वो दूसरे से लड़ाई करता। भाग भाग यहाँ से मिट्ठू, ये जगह मेरी है। पहले अपनी पत्नी और बच्चों को भगा दिया। तुम बुरे हो, बहुत बुरे हो, तुम्हारा अंत बुरा ही होगा। ऐसा कहते हुए मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। डर गया मिट्ठू, डर गया। सब डरते हैं मुझसे। मैं जवान हूँ, मैं ताकतवर हूँ। दिन गुजरते गए और बच्चे बड़े हो गए। गौरी कौवी अपने बच्चों के लिए एक मजबूत घर बना लिया था। अब वो अपने बच्चों को सुरक्षित महसूस कर रही थी। मम्मा, आज से मैं भी आपके साथ भोजन लेने जाया करूँगा। मैं भी जाऊंगी मम्मा, आपके साथ भोजन लेने। मेरे बच्चे, आप सब अभी छोटे हो, पहले आप दोनों सही से उड़ना सीखो। एक दिन कालू कौवा नदी पर बैठा हुआ था कि तभी तेज हवा चलती है और साथ ही बारिश भी शुरू हो जाती है। एक पेड़ से एक डाल टूटकर कालू कौवे के ऊपर गिर जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वही मिठू तोता और चिड़िया जिससे कालू कौवा हमेशा लड़ता था, उसे डाल से निकालकर घोंसले में छोड़कर आते हैं। कालू, हमें माफ करना, इससे बढ़कर हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। मेरा पंख टूट गया है। मगर चिड़िया और मिट्ठू वहां से चले जाते हैं और कालू जिंदा लाश की तरह घोंसले में पड़ा रो रहा था। कई दिन बीत गए थे। अब कालू हिल भी न सकता था। मम्मा, आज हमें अपना पुराना जंगल देखना है। हमें देखना है हम कहाँ जन्म लिए थे। ठीक है बच्चों, आज मैं आपको उस दिशा में ले चलती हूँ। फिर गौरी कौवी अपने बच्चों को लेकर अपने पुराने घोंसले की तरफ जाती है। माँ, ये कौन है? आवाज सुनकर कालू अपनी आंखें खोलता है। गौरी, मुझ पर एक डाल गिर गया था। मेरा पंख टूट गया है। बच्चों, यहाँ से चलो, मेरा दिल घबरा रहा है। बीता हुआ कल मेरे सामने आ रहा है। बाबा, आप कौन हैं? आपको मेरी माँ का नाम कैसे पता? बच्चों, मैं आपका पिता हूँ। वो दिन याद करो कालू, जब तुम जवान थे और मेरे बच्चे बहुत छोटे। मैं तो आज बहुत खुश हूँ अपने बच्चों के साथ, मगर आज तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल रही है। गौरी बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा अपने उजड़े हुए घोंसले से उन्हें जाते हुए देख रहा था और रोए जा रहा था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपनी जवानी में कभी ऐसे काम ना करें जिसकी वजह से हमें बुढ़ापे में पछताना पड़े। आपका धन्यवाद। एक घने जंगल में टोनी चिड़िया अपने पति टुन्ना के साथ रहती थी। होली का त्योहार भी आने वाला था, पर वे बेचारे बहुत गरीब थे। टुन्ना के पास कोई काम न था। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? क्या हुआ जी, आप इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अरे भाग्यवान, होली आने वाली है और हमारे पास जो थोड़ा बहुत पैसा है, मैं सोच रहा हूँ उससे शहर से कुछ रंग और पिचकारी खरीद कर लाता हूँ और हम भी बाजार में अपनी छोटी सी दुकान लगा लेते हैं। कुछ कमाई हो जाएगी तो अपनी भी होली खुशी खुशी से मनेगी। देखो जी, बाजार में केमिकल वाले रंग बिकते हैं। आप ऐसा करो, हमारे घर के पीछे जो फूलों का पेड़ है उस पर काफ़ी सारे फूल आए हैं। आप ऐसा करो, कुछ फूल तोड़ कर लाओ, उससे मैं रंग तैयार करूँगी जो बिना केमिकल वाला होगा। हम उसे ही बेचेंगे। कोई फायदा नहीं टोनी, इतनी मेहनत करने के बावजूद
पिछले बार बहुत कम रंग बिके थे। सारे पक्षियों को केमिकल वाला सस्ता रंग चाहिए। वो हर बार की तरह हमारा ओरिजिनल रंग नहीं खरीदेंगे और हमारा रंग नहीं बिका तो होली के दिन हमारे बच्चे उदास रहेंगे। कैसे होली मनाएंगे बिना पैसों के? हर बार ऐसा ही होता है, पैसे ही नहीं होते हैं हमारे पास होली मनाने के लिए। मैं तो कहता हूँ छोड़ो ये सब झंझट, मैं शहर से ही सस्ता रंग और पिचकारी खरीद कर लाता हूँ। नहीं नहीं जी, हम अपनी दुकान पर बिना केमिकल वाला रंग ही बेचेंगे। केमिकल वाला तो रंग कभी नहीं बेचेंगे। आप बस बाजार से अच्छी वाली पिचकारी खरीद कर लाओ। टुन्ना अपनी पत्नी की बात मानकर पिचकारी खरीदने चला जाता है और पिचकारी लेकर आता है और टोनी चिड़िया फूलों से रंग बनाती है। वे एक छोटी सी दुकान खोल लेते हैं। रंग ले लो रंग, बिना केमिकल वाले रंग ले लो, रंग ले लो रंग, सुंदर और सस्ते रंग ले लो। देखा टोनी, सुबह से शाम हो गई और एक भी पक्षी हमसे रंग लेने नहीं आए और न ही पिचकारी लेने आए। सब उस कालू की दुकान पर ही जा रहे हैं। रात होने में अभी कुछ और समय बाकी है जी, थोड़ी देर और इंतजार करते हैं, शायद कोई आ जाए हमसे रंग और पिचकारी खरीदने। दोनों पति पत्नी अपनी दुकान पर उदास बैठे थे। तभी वहाँ बंटी कबूतर आता है। आइए आइए बंटी काका, बताइए मैं आपको कौन सा रंग दे दूँ? मेरे पास सब रंग मौजूद है। टुन्ना, तुझे तो पता है मैं हर साल तुमसे ही रंग खरीदता हूँ। तुम मुझे बस रंग दे दो। बंटी काका, इस बार तो आपके बेटा, बहू और पोता भी शहर से आए हुए हैं, उनके लिए भी रंग और पिचकारी ले लीजिए। नहीं टोनी बेटी, वे शहर से ही रंग और पिचकारी लेकर आए हैं। ठीक है बंटी काका, कोई बात नहीं, ये लीजिए आप अपना रंग। होली का तो बस एक ही दिन बचा था, रंग ले लो रंग, बिना केमिकल वाले रंग। टोनी चिड़िया जोर जोर से आवाज़ लगा रही थी। तभी उसने देखा बंटी कबूतर फिर से अपने पोते के साथ उनकी दुकान पर आता है। टुन्ना, ये सारे रंग तुम मुझे दे दो। अरे अरे बंटी काका, आप इतने सारे रंग लेकर क्या करेंगे? अरे टुन्ना बेटा, आज मेरा बेटा और बहू ने भी इसी रंग से होली खेलने का फैसला किया है। उन्होंने जो शहर से रंग लेकर आए थे उसमें केमिकल मिला हुआ था। ये देखो, मेरे पोते का चेहरा पूरी तरह सूज गया है। अभी अभी इसे बुलबुल से दवा दिलाकर ला रहा हूँ। मैंने तो जंगल के बाकी पक्षियों से भी बोला है कि वो तुम्हारी दुकान से ही रंग खरीद कर ले जाए, केमिकल वाले रंग से होली न खेले। आज टोनी चिड़िया और टुन्ना काफ़ी ज़्यादा खुश थे क्योंकि आज उनकी बहुत अच्छी कमाई हुई थी और वे खुशी खुशी होली का त्यौहार मनाते हैं। प्यारे दोस्तों, आप सभी को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूर किसी जंगल में टोनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। वो बहुत दयालु और नेक दिल पक्षी थी। वो हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद किया करती थी। दरवाज़ा खोले उल्लू भैया, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ। प्यारे दोस्तों, हमें कमेंट में बताएं कि आपको अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए या आपको कौन सा वीडियो देखने में अच्छा लगता है। लेकिन टोनी चिड़िया, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं सुबह से कुछ भी नहीं खाया? उल्लू भैया, मुझे आपके दोस्तों ने बताया कि आज आपको कुछ भी नहीं मिला और आप सुबह से भूखे हो, इसलिए मैं आपके लिए ये भोजन लेकर आई हूँ। आप ये भोजन खा ले। सच टोनी चिड़िया, तुम एक नेक दिल पक्षी हो। तुम्हारे जैसा इस जंगल में कोई दूसरा नहीं। तुम बहुत महान हो। अरे उल्लू भैया, आप मेरी इतनी तारीफ न करें। यह सब तो मेरी माँ ने मुझे सिखाया है। किसी को भी भूखे पेट सोने नहीं देना चाहिए, इसलिए आप ये भोजन खा ले और चैन से सो जाए। उल्लू को भोजन देकर टोनी चिड़िया अपने घर लौट रही थी। तभी उसे ज़मीन पर पड़ा एक घोंसला दिखाई देता है जिसमें किसी पक्षी के अंडे थे।
अरे, इस घोंसले में तो अंडे हैं। ये कौन यहाँ रख गया? ना जाने किस पक्षी के होंगे। टोनी यहाँ वहाँ अंडों के माँ को खोजती है, पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी वहाँ से कालू कौवा गुजर रहा था। चिड़िया उसे रोक लेती है। कालू भैया, आप इन अंडों के बारे में कुछ जानते हो? पता नहीं कब से यहाँ पर पड़े हैं। नहीं नहीं टोनी चिड़िया, मैं तो तुमको देखकर यहाँ पर रुका हूँ। वैसे ये घोंसला कौन बेवकूफ़ पक्षी यहाँ रख कर गया है? पता नहीं किस पक्षी के होंगे ये अंडे। मैं काफ़ी समय से इन अंडों की माँ का इंतज़ार कर रही हूँ कि वो आए और अपना घोंसला किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाए। कालू कौवा और टोनी चिड़िया की बात एक खूंखार बाज सुन रही थी और उनके पास आकर बोलती है, तुम दोनों कौन हो और मेरे अंडों के पास क्या कर रहे हो? हटो हटो, मेरे घोंसले से दूर हटो। अरे, हम तो आपके अंडों की रखवाली कर रहे थे। अगर इतना ही डर है तो पहले इन्हें अकेला छोड़कर क्यों गई? वो जिस पेड़ पर मेरा घोंसला था, उस पेड़ पर आग लग गई है और जल्दी जल्दी में इन अंडों को यहाँ रख गई और अब मैं जाती हूँ। ऐसा बोलकर चील वहाँ से अंडों को लेकर उड़ जाती है और मन ही मन तो बहुत खुश थी। आज तो जी भर के अंडे खाऊंगी, वह भी अपनी गुफा में बैठकर। क्या बेवकूफ़ बनाया मैंने उन दोनों को। टोनी चिड़िया, अब चलो यहाँ से, रात होने वाली है। कालू भैया, जब से वो चील उन अंडों को लेकर गई है तब से कुछ अजीब लग रहा है। ऐसा लगता है अनजाने में हमसे कोई गलती न हो गई हो। टोनी, तुम बेकार में ही चिंता कर रही हो। वो अंडे की माँ ही थी। उसने बोला ना, वो जिस पेड़ पर रह रही थी उस पेड़ को आग लग गई। अब चलो भी। कालू भैया, बस एक बार हम चील को जाकर देखते हैं, कहीं वो हमसे झूठ बोली होगी। अच्छा ठीक है, अगर मैं न कहूँगा फिर भी तुम जाओगी। चलो तो फिर वे चील की ओर निकल जाते हैं। वे उसी दिशा में उड़ते हैं जहाँ वो चील उन अंडों को लेकर चली गई थी। वे चुपके से चील की गुफा में देखते हैं। देख लिया चिड़िया आपने, अंडे एकदम सुरक्षित है। अपनी माँ के पास देखो तो चील कैसे बैठी हुई है। हाँ कालू भैया, मैं बेकार में ही चिंता कर रही थी। शायद ये चील ही इन अंडों की माँ है। देखो कैसे अंडों के पास बैठी है। ऐसे कहकर चिड़िया और कालू वहाँ से जाने ही वाले थे, तभी एक अंडा फूट जाता है और उन अंडों में से एक नन्हा सा चिड़िया का बच्चा बाहर आता है। अरे अरे, ये अंडा तो फूट गया, पर कोई बात नहीं, नन्हा सा बच्चा ही है, इसे खाने में बड़ा मज़ा आएगा। चिड़िया, वो देखो, अंडे से चिड़िया का बच्चा निकला है। तुम्हारा शक बिल्कुल सही था, ये इन अंडों की माँ नहीं है। हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। अब ये चील इन सबको मारकर खा जाएगी। कालू भैया, अगर इन बच्चों की माँ यहाँ होती तो इन बच्चों को ऐसे मरने नहीं देती। वो कुछ भी करके इन बच्चों को ज़रूर बचाती। अब हमें ही इन बच्चों को बचाना होगा, वरना ये दुष्ट चील सबको मारकर खा जाएगी। ऐसा कहते ही टोनी चिड़िया एक योजना बनाती है। चिड़िया की योजना सुनते ही कालू कौवा गुफा के ऊपर छिप जाता है और चिड़िया चील के ऊपर बड़े बड़े पत्थर फेंकती है जो सीधा चील को जाकर लगते हैं। अरे, कौन दुष्ट है जो मेरी गुफा में पत्थर फेंक रही है? मैं अभी बताती हूँ। अगर मैं उसे जान से नहीं मारा तो मेरा नाम भी चील नहीं। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब जैसे ही चील बाहर आएगी तो मैं उसे गुस्सा दिलाऊंगी। तभी कालू भैया गुफा से अंडे और बच्चे लेकर भाग जाएंगे और इस तरह से नन्हे बच्चे की जान बच जाएगी। ए चिड़िया, लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है जो खुद मारने आ गई हो। अच्छा, तुम मुझे मारोगी? अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे पंख लगाकर तो दिखाओ।
बूढ़ी चील बड़ी आई मुझे मारने, चल भाग यहाँ से। देख चिड़िया, मैं तुझे मारना नहीं चाहती, पर इस दुस्साहस के लिए मैं तुझे छोड़ूंगा भी नहीं। अभी मेरे खाने का समय है, वरना वरना क्या कर लोगी तुम? मैं तो पत्थर मारूंगी, अगर हिम्मत है तो रोक के दिखाओ, बूढ़ी चील कहीं की। ये कहकर टोनी चिड़िया फिर से चील को पत्थर मारती है। यह देखकर चील और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वह चिड़िया को पकड़ने चिड़िया के पीछे जाती है। तभी कालू कौवा गुफा में जाकर बच्चों को लेकर भाग जाता है। इधर चील टोनी को पकड़ लेती है। चिड़िया बहुत बोल रही थी, अब बताओ मुझसे बचकर कैसे भागोगी? जालिम चील, झूठी माँ बनकर बच्चों को खाना चाहती थी। जाकर गुफा में देखो तो बच्चे है भी या कोई लेकर चला गया। यह सुनकर चील चिड़िया को छोड़ देती है और भागी भागी गुफा की ओर जाती है। चिड़िया भी वहाँ से उड़ जाती है। हाय हाय, यह चिड़िया की साजिश थी। मुझे बुद्धू बनाकर मेरा भोजन लेकर चली गई। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। कालू भैया, सभी बच्चे सही सलामत तो है? हाँ चिड़िया, सभी बच्चे सुरक्षित हैं, मगर तुम्हारे पंख से तो खून बह रहा है। हाँ कालू भैया, मुझे दुष्ट चील ने पकड़ लिया था, तभी ये खरोच लग गई। सच चिड़िया, तुम बहुत बहादुर हो। आज तुमने इन अनजान बच्चों के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, और दूसरी तरफ इनके माता पिता है जो इनको ऐसे ही मरने के लिए छोड़ गए। नहीं कालू भैया, अपने बच्चों को छोड़कर ऐसे कोई नहीं जाता। उनकी कोई मजबूरी होगी जिससे उन्होंने इन बच्चों को छोड़कर यहाँ से जाना पड़ा। वो सब तो ठीक है चिड़िया, पर अब ये बच्चे कहाँ रहेंगे और कौन इनकी देखभाल करेगा? कौन इनको समय समय पर भोजन देगा? कालू भैया, जब तक इनके माँ बाप नहीं मिल जाते तब तक इन बच्चों का ख्याल मैं रखूंगी और किसी चील जैसे पक्षी के हाथ नहीं सौंपूंगी, चाहे इन बच्चों को हमेशा के लिए मुझे अपने पास क्यों न रखना पड़े। चिड़िया की ऐसी बात सुनकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और सभी बच्चे चिड़िया को ही अपनी मम्मा समझते हैं और उनके गले लग जाते हैं। चिड़िया भी उन बच्चों का अच्छे से ध्यान रखती थी। ऐसे ही दिन गुजरते गए। चिड़िया उन बच्चों के साथ बहुत खुश थी और उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। प्यारे दोस्तों, इन कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमारी थोड़ी सी सूझबूझ से किसी निर्दोष की जान बच सकती है। एक घने जंगल में टोनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। टोनी चिड़िया सब पक्षियों की मदद किया करती थी, जिससे सभी पक्षी टोनी चिड़िया को काफ़ी मान सम्मान करते थे। टोनी चिड़िया के 2 बच्चे थे। वे दोनों अभी बहुत छोटे थे, जिसे घर में ही छोड़कर चिड़िया अकेले ही भोजन की तलाश में जाती थी। एक दिन चिड़िया भोजन की तलाश में जा रही थी, तभी रास्ते में उसे बादल मिल गया। अच्छा हुआ चिड़िया जो तुम मुझे रास्ते में ही मिल गई। मैं पास वाले जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ मैंने बारिश कर दी है और अब मैं पानी पीने जा रहा हूँ। 2 दिन बाद तुम्हारे जंगल में भी पानी बरसाने आऊँगा। तुम जाकर सभी पक्षियों से मेरा संदेश दे देना कि वो मेरे आने से पहले अपना घोंसला मजबूत कर ले। अब मैं चलता हूँ। ठीक है बादल भैया, मैं सारे पक्षियों को बता दूंगी। फिर बादल वहाँ से चला जाता है। प्यारे दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा वीडियो देखने में अच्छा लगता है। हम कोशिश करेंगे कि उसी टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाकर लाए। और चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। शाम को चिड़िया सब पक्षियों को उनके घोंसले में बताने जाती है। मीठू भैया, अरे वो मीठू भैया, बादल का संदेश है। 2 दिन बाद वो हमारे जंगल में बारिश करने आ रहे हैं। आप अपना घोंसला मजबूत कर लो। ठीक है चिड़िया, मैं अभी से ही लग जाता हूँ अपना घोंसला मजबूत करने में। उसके बाद चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है।
जो कि एक पेड़ पर आराम कर रहा था। कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, आपको बादल का एक संदेश देना है। क्या बात है चिड़िया, जल्दी बताओ, मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। कालू भैया, 2 दिन बाद बादल भैया हमारे जंगल में बारिश करने आ रहे हैं। उन्होंने सभी पक्षियों को अपना अपना घर मजबूत करने को कहा है। लेकिन मेरा तो कोई घोंसला ही नहीं है चिड़िया। अगर आपको कोई घोंसला बनाना है तो जल्द से जल्द बना लो, फिर 2 दिन बाद बारिश हो जाएगी। देखो चिड़िया, तुम अपने घर की चिंता करो, जंगल में कोई बारिश नहीं होने वाली। चलो जाओ यहाँ से और मुझे सोने दो आराम से। कालू भैया, आपको समझाने से कोई फायदा नहीं। खैर, मुझे क्या, मुझे तो संदेश देना था बादल का, जो मैंने आपको दे दिया। जल्द ही 2 दिन बीत गए। चिड़िया भोजन लेने गई हुई थी अपने बच्चों के लिए। बच्चे घर में ही थे। उधर कालू कौवा चिड़िया से जला हुआ बैठा था। ये चिड़िया अपने आप को बहुत समझदार समझती है। 2 दिन बीत गए पर बारिश का कोई नामो निशान नहीं। चिड़िया अपने मजबूत घोंसले पर बड़ा इतराती फिरती है। आज मैं इसका घोंसला ही तोड़ दूंगा, ना रहेगा घोंसला और ना ही ये चिड़िया इतना इतराएगी। कालू कौवा चिड़िया के घोंसले की ओर जाता है। बच्चे वहीं खेल रहे थे। फिर कालू कौवा चिड़िया के घोंसले को तोड़ने लगता है। तभी उनके बच्चे घर टूटने की आवाज़ सुनकर डर जाते हैं। आप हमारा घोंसला क्यों तोड़ रहे हैं? हम कहाँ रहेंगे? मम्मा भी घर में नहीं है। आप जाओ यहाँ से। चुप कर पिद्दी चिड़िया, जब तेरी माँ आएगी तो बता देना तेरे इस घोंसले को कालू ने तोड़ा है। चिड़िया का घोंसला तोड़ने के बाद कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। चिड़िया जब भोजन लेकर आती है तो वो देखती है उसका घोंसला टूटा हुआ था और बच्चे रो रहे थे। ये कैसे हो गया? ना बारिश हुई ना आंधी आई, फिर मेरा घोंसला कैसे टूट गया? माँ, वो कालू अंकल ने अपना घोंसला तोड़ दिया। मैंने कालू भैया का क्या बिगाड़ा था जो उसने मेरा घोंसला तोड़ दिया? इतनी जल्दी में मैं कैसे दूसरा घोंसला बनाऊं? तभी चिड़िया देखती है कि आकाश में काले काले बादल छा गए और बारिश होने लगी। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर पपीते के पेड़ के पास चली जाती है और वो पेड़ से कहती है, पेड़ जी, आप मुझे अपनी डाल पर थोड़ी सी जगह दे दो। मेरा घोंसला कालू कौवे ने तोड़ दिया। जिस जंगल में अभी बारिश हो रही है, बारिश रुकने के बाद मैं अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाऊँगी। हाँ चिड़िया, तुम जब तक चाहो मेरे इस डाल पर रह लो। इस डाल पर बारिश का पानी भी तुम तक नहीं आएगा। फिर चिड़िया अपने बच्चों के साथ पपीते की डाल पर रहने लगी। उधर कालू कौवा तेज बारिश को झेल नहीं पाया और उसकी मौत हो गई। वहीं चिड़िया को पेड़ के पास पड़ी हुई कुछ लकड़ी दिखाई देती है। पेड़ जी, ये जो बांस रखी है, क्या मैं इन्हें ले सकती हूँ? मैं इनसे अपना घोंसला बना लूँगी। हाँ चिड़िया, ये तो सालों से यहीं पड़ी हुई है। तुम इससे अपना मजबूत घर बना लो। और फिर चिड़िया अपना एक बांस का मजबूत घर बना लेती है और अपने बच्चों के साथ उसी घोंसले में रहने लगती है। एक घने जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति टुन्ना के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया घने जंगलों में जाकर फल तोड़ कर लाती थी, जिसे बेचकर वो अपना और अपने परिवार का पेट भरती थी। एक दिन टूनी चिड़िया फलों की टोकरी लेकर बाजार जा रही थी। तभी रास्ते में उसका पति टुन्ना मिल जाता है। अरे दिन निकला नहीं और टोकरी उठाकर चल दी। पूरा दिन बाहर बिता देती है, तब भी हमारे 2 वक्त के खाने के लाले पड़ रहे हैं। अगर ऐसे ही फटे हाल में जीवन बिताना है तो इतना मेहनत करने का क्या फ़ायदा है? किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? शायद ऊपर वाले ने हमारी किस्मत में यही लिखा है।
ऐसा तुम क्यों सोच रही हो टोनी? देखना एक न एक दिन हमारी भी किस्मत ज़रूर चमकेगी। होली का त्यौहार आ रहा है, हम रंगों की दुकान लगाते हैं। अगर सब सही रहा, भगवान ने चाहा तो सब अच्छा ही होगा। फिर टोनी चिड़िया और टुन्ना दोनों मिलकर अपना दुकान खोल लेते हैं। सुबह से शाम हो जाती है पर उनकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आता। सुबह से शाम हो गई है लेकिन हमारी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आए। हाँ टोनी, लगता है हम गरीबों के लिए कोई त्योहार ही नहीं बना। सब पक्षी बड़े दुकान से ही रंग खरीदते हैं, हमारी तरफ तो कोई देख भी नहीं रहा। अगर हमारा सामान लागत मूल्य में भी बिक जाए तो हमारे बच्चे आज खाना खा लेंगे। ये कहकर टोनी के आंखों से आंसू झलक पड़े और वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाकर लागत मूल्य में ही रंग बेचने लगती है। तभी वहाँ बंटी कबूतर आता है। आइए आइए बंटी काका, बताइए आपको कौन सा रंग दे दूँ? मेरे पास सारे रंग मौजूद है। टुन्ना, तुम्हें तो पता है मैं हर साल तुमसे ही रंग खरीदता हूँ, तुम मुझे बस रंग दे दो। बंटी काका, इस बार तो आपके बेटा, बहू और पोता भी शहर से आए हुए हैं, उनके लिए भी रंग और पिचकारी ले लीजिए। नहीं टोनी, शहर से ही वे रंग और पिचकारी लेकर आए हैं। ठीक है बंटी काका, कोई बात नहीं, ये लीजिए आप अपना रंग। होली का तो बस एक ही दिन बचा हुआ था। रंग ले लो रंग, बिना केमिकल वाले रंग। टोनी चिड़िया जोर जोर से आवाज लगा रही थी। तभी उसने देखा बंटी कबूतर फिर से अपने पोते के साथ उनकी दुकान पर आते हैं। टुन्ना, ये सारे रंग तुम मुझे दे दो। अरे अरे बंटी काका, आप इतने सारे रंग लेकर क्या करेंगे? अरे टुन्ना बेटा, आज मेरा बेटा और बहू ने भी इसी रंग से होली खेलने का फैसला किया है। उन्होंने जो शहर से रंग लेकर आए थे उसमें केमिकल मिला हुआ था। ये देखो, मेरे पोते का चेहरा पूरी तरह सूज गया है। अभी अभी इसे बुलबुल से दवा दिलाकर ला रहा हूँ। मैंने तो जंगल के बाकी पक्षियों से भी बोल दिया है कि वो तुम्हारी दुकान से ही रंग खरीद कर ले जाए, केमिकल वाले रंग से होली ना खेले। आज तो टोनी चिड़िया और टुन्ना काफ़ी ज़्यादा खुश थे क्योंकि आज उनकी अच्छी कमाई हुई थी।